इस पॉडकास्ट में एक छोटी सी चोरी की वारदात का जिक्र करूंगा। वारदात उसी महाराष्ट्र की है जिसके कैपिटल मुंबई में इन दिनों एक शादी की चर्चा बहुत जोरों पर है। एक ऐसी शादी का समारोह हुआ है जिसमें बेहिसाब पैसा बहाया गया है। पूरे देश में जिसकी चर्चा है, न जाने कितने अरब रुपए एक शादी के फंक्शन में खर्च किए गए हैं। लेकिन मेरा यह पॉडकास्ट उस शादी को लेकर नहीं है। यह पॉडकास्ट उस छोटी सी चोरी की वारदात को लेकर है जिसके आगे करोड़ों अरबों का धन बहा करके किया गया यह समारोह फीका पड़ जाएगा, जिसे सुनने के बाद कुछ देर आप खामोश हो जाएंगे। इस पॉडकास्ट में कोई राजनीतिक या सोशल एनालिसिस या रिपोर्ट या विश्लेषण मैं नहीं करूंगा। इस पॉडकास्ट में एक ऐसी घटना जिसके बारे में पढ़ने के बाद मैं लगातार इसके बारे में सोच रहा हूं। इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव और बातचीत में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट। इस चैनल पर आपके साथ मैं देश दुनिया के बदलावों को समझने की कोशिश करता हूं, नए नए ट्रेंड्स को, ज्ञान विज्ञान की नई घटनाओं को शेयर करने की कोशिश करता हूं और इसके लिए आपका मेरे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। तो प्लीज बातचीत में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। मैं उस शादी के समारोह का जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अतिथियों के लाने के लिए प्राइवेट जेट तक की व्यवस्था थी। जिस शादी से पहले के 2 फंक्शन में यानी प्री वेडिंग में बेहिसाब धन बहाया गया। एक पार्टी एक क्रूज पर आयोजित की गई। 800 अतिथियों को लेकर वह क्रूज इटली से सागर तटों को छूते हुए फ्रांस जाता है। 3 दिन तक यह यात्रा, जिसमें गेस्ट्स के लिए 12 जेट प्लेन और न जाने कितनी लग्जरी कारों की व्यवस्था की गई थी। तमाम रिपोर्ट्स में ऐसा ही बताया जा रहा है और यह मैं सिर्फ एक प्री वेडिंग के बारे में बता रहा हूं। उसके पहले के प्री वेडिंग फंक्शन में गुजरात में विलासिता के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। तो उसी मुंबई में जहां एक ऐसी शादी के समारोह की धूम है, मैं यहां इस पॉडकास्ट में उस शादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिक्र करूंगा एक छोटी सी घटना का, एक छोटी सी रिपोर्ट जो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे कई अखबारों में आज ही छपी है। मुंबई में हुए शादी के समारोह का जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि मेरी इस रिपोर्ट में 2 किरदार, 2 कैरेक्टर इन दिनों मुंबई में ही थे। लेकिन यह घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की निराल की है, जहां हस्बैंड और वाइफ रहते थे। कुछ दिनों के लिए वे मुंबई गए हुए थे अपने बेटे के साथ रहने के लिए। 14 जुलाई को उनके पास निराल के अपने पड़ोसी का फोन आता है। किचन की खिड़की टूटी हुई है, शायद चोरी हुई है। आनंद फानंद दोनों दंपति मुंबई से निराल लौटते हैं। दरवाजा खोलकर जब वे अंदर कदम रखते हैं तो हॉल में उन्हें अपने पिता की बड़ी सी तस्वीर के नीचे एक नोट चिपका मिलता है। कागज पर लिखा हुआ था, मुझे नहीं मालूम था यह घर इस कवि का है। जो बड़ा सा एलईडी टीवी मैंने चोरी किया था उसे वापस लौटा कर जा रहा हूँ। सॉरी, अगर मुझे यह बात पहले मालूम होती तो यह चोरी मैं नहीं करता। वह तस्वीर मराठी के प्रसिद्ध कवि नारायण सुर्वे की थी, जिससे उस चोर को पता चला कि यह घर इसी कवि का है। वह घर उस कवि की बेटी के नाम था, जहाँ उनकी बेटी और दामाद रह रहे हैं। कुछ दिनों के लिए वे अपने लड़के के पास मुंबई विरार गए हुए थे। बेटी ने थाने में FIR दर्ज कराई है क्योंकि कुछ नलों के टैप, किचन के कुछ बर्तन और कुकिंग ऑयल का एक डिब्बा अभी भी गायब है। पुलिस की थ्योरी है कि चोर वहां मौका देखकर कई बार चोरी करने आया था और बारी बारी से उसने ये सामान चुराए, लेकिन शायद आखिरी बार उसकी नजर हॉल में लगी बड़ी सी तस्वीर पर गई। उसने कवि को पहचान लिया, फिर वह वापस लौटा और वह एलईडी टीवी जो उसने चुराया था उसे वापस घर में रख कर गया। नलों के टैप, कुकिंग ऑयल और जो कुछ बर्तन गायब हैं, उन्हें चोर ने क्यों नहीं लौटाया, इस बारे में पुलिस कुछ भी बता पाने में असमर्थ है। लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं कि चोर को बड़ा सा एलईडी टीवी ज्यादा महंगा लगा होगा और इसलिए वह उसे लौटा कर गया। लेकिन बाकी जो नलों के टैप और दूसरी कुछ चीजें थी जो उसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगी होंगी, या शायद उन्हें वह बेच चुका होगा। हो सकता है इसी वजह से वह उन्हें लौटाने में असमर्थ रहा हो। इस पॉडकास्ट में मैं इस रिपोर्ट का जिक्र क्यों कर रहा हूं? एक ऐसे दौर में जब सरकारें सार्वजनिक संपत्ति को, जनता की संपत्ति को, देश की संपत्ति को कौड़ियों के मोल अपने चहेते उद्योगपतियों को दे रही हैं, सार्वजनिक संस्थाओं को दे रही हैं, जिन्हें बनाने में देश के बहुत से लोगों की वर्षों की मेहनत और न
जाने कितना पैसा लगा है। ऐसे सार्वजनिक निकायों को मामूली कीमत पर उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। एक ऐसे समाज में जहां अपने बच्चों की शिक्षा और उनकी परीक्षाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए पेपर लीक किए जाते हैं, जहां पर महंगाई और बेरोजगारी की मार से बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। सुसंस्कृत परिवारों के लोग भी जहां आर्थिक मार की वजह से अपने नीति, नैतिकता और सिद्धांतों को ताक पर रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस वारदात में जिस चोर का किरदार है वह भी पढ़ा लिखा था और मामूली पढ़ा लिखा नहीं रहा होगा। शायद वह ग्रेजुएट रहा हो। एक मामूली कवि को पहचानने के लिए साहित्य में दिलचस्पी जरूरी है और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कॉलेज या यूनिवर्सिटी गया होगा। इसका हम अनुमान कर सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि वह शौक से चोरी नहीं कर रहा था, नहीं तो उसमें इतनी नैतिकता नहीं रही होगी कि एक कवि के घर का चोरी किया हुआ माल वापस लौटा जाए। कवि का नाम है नारायण सुर्वे। 84 वर्ष की उम्र में 2010 में इनकी मृत्यु हुई थी। मराठी के ये प्रसिद्ध कवि 1926 में जन्मे थे। वे अनाथ थे और मुंबई की सड़कों पर उनका बचपन बीता। कहीं किसी होटल में प्लेट धो करके, कहीं किसी रईस के कुत्ते की देखभाल करके, कहीं किसी रेस्तरां में काम करके, कहीं किसी दुकान पर गुजारा करके इस कवि का बचपन बीता। और ऐसे स्थिति में वह सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़ सका। कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन बड़े होने पर इस कवि ने अपने को प्रशिक्षित किया, किताबें पढ़ी और मराठी में जब 1966 में उनका कविता संग्रह छपा तो मराठी में उन्हें कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली। उनकी रचनाओं को भारत के साथ साथ रूस और यूरोप के कई देशों में पढ़ा गया, अनुवाद किया गया। और कवि के साथ साथ वे एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। गरीब और मजदूरों के लिए काम करते रहे थे, ट्रेड यूनियन के आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे थे और इसके कारण उन्हें कई बड़े पुरस्कार भी हासिल हुए। उसी नारायण सुर्वे की वह तस्वीर देखकर चोर को ग्लानि हुई, अपराध बोध हुआ और उसने वह नोट लिखा। चुराया हुआ माल वह वापस लौटा कर गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में निराल की यह घटना है। उसी महाराष्ट्र में जहां इन दिनों मुंबई की एक शादी बहुत चर्चित हो रही है, जिसकी चर्चा पूरे देश में जोरों पर है, जिसमें कई देशों के पूर्व प्रधानमंत्री, दुनिया के कई बड़े रईस लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी और न जाने कितने नेता और मंत्री शामिल हुए, जहां बेहिसाब पैसा बहाया गया। उसी महाराष्ट्र की एक छोटी सी घटना है। मुझे लगा कि इसका जिक्र किया जाना चाहिए। मैं ऐसा भी दावा नहीं करता कि ऐसी घटनाएं आपने नहीं सुनी है। इस मामले में एक घटना बंगाल की बताता हूँ। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। विश्व कवि ने अपनी रचनाओं की रॉयल्टी, अपनी किताबें उस शांति निकेतन के नाम कर दी थी जहां उन्होंने विश्वविद्यालय खोला था और उस विद्यालय का कार्यभार बाद में सरकार ने ले लिया था। उसी शांति निकेतन से कुछ साल पहले विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की नोबेल का मेडल चोरी हुआ। उसका आज तक कहीं अता पता नहीं है। पश्चिम बंगाल के बौद्धिक तबके में दबे स्वर में कानाफूसी होती है कि इसे किसी चोर ने नहीं बल्कि सफेद पोश लोगों ने चुराया था। इसकी सच्चाई क्या है इसका पता अभी तक नहीं चला है। लेकिन महाराष्ट्र की यह छोटी सी घटना सुनने के बाद हमारे ऊपर क्या असर होता है? पुलिस अभी भी एफआईआर की वजह से उस चोर की तलाश में है, क्योंकि बड़ा सा एलईडी टीवी तो लौट आया है, लेकिन नलों के कुछ टैप और छोटे मोटे बर्तन अभी भी गायब है। इस रिपोर्ट के बाद आप इस चोर के बारे में जरूर सोच रहे होंगे और मेरा ध्यान अपने आसपास के लोगों पर गया। वे जो हमारे आसपास रिक्शे चलाते हैं, छोटे मोटे काम और नौकरियां करके अपना गुजारा कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री धारी हैं, पीएचडी हैं। अभी हाल में गुजरात के अहमदाबाद की वह घटना आपने जरूर देखी होगी कि 10 पदों के लिए हजारों की संख्या में युवक इंटरव्यू देने गए, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। कुछ महीने पहले की खबर भी आपके नजर में आई होगी, जहां महज कुछ हजार पदों की भर्ती में उत्तर प्रदेश में 50 लाख छात्रों ने परीक्षाएं दी थी। बेरोजगारी के ऐसे आलम में यह समझना कोई मुश्किल नहीं कि यह चोर भी पढ़ा लिखा था, जिसे यह व्यवस्था उसकी योग्यता के मुताबिक ही रोजगार देने में असमर्थ साबित हो रही है, क्योंकि इस देश का पैसा सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट घरानों की फाइनेंशियल रिपोर्ट को बढ़ाने चढ़ाने में लगा हुआ है। इस बारे में सोचने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़कर इस पॉडकास्ट को यही खत्म करता हूँ। यह बातचीत दूर दूर तक जाए, इसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।